आईएमएफ के अनुसार महंगाई क्या होता है कि एक ऐसी स्थिति जहाँ पर एक निश्चित अवधि में, मान लीजिए 1 महीने में, 1 साल में या जो भी है, उस निश्चित अवधि में कीमतें समग्र रूप से भी बढ़ सकती है या कोई विशिष्ट वस्तु या प्रोडक्ट की कीमतें भी बढ़ सकती है, सर्विसेज की कीमत भी बढ़ सकती है, मतलब सभी चीज़ों की कीमत भी बढ़ सकती है। जब सभी चीज़ों की कीमत बढ़ती है बाज़ार में, तो हम कहेंगे एक समग्र मुद्रास्फीति है। और जब कोई 1 या 2 प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ जाती है, कभी-कभी होता है ना कि सीज़न के हिसाब से कोई चीज़ें महँगी हो जाती हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि त्योहार के दौरान मिठाइयों की कीमतें बढ़ जाती है, मावा की कीमत बढ़ जाती है। तो एक प्रोडक्ट की कीमत भी बढ़ सकती है या फिर सारी चीज़ों की कीमतें भी बढ़ सकती है बाज़ार में। ऐसी स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हमको जो चीज़ पहले कम कीमत पर मिलती थी, अब उसी के लिए हमें ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं या फिर उतने पैसे में हमें कम प्रोडक्ट मिलता है। महँगाई को 2 तरह से देख सकते हैं। एक तो इस तरह से देख सकते हैं कि वस्तुओं की, प्रोडक्ट की या सर्विसेज़ की कीमतें बढ़ गई हैं, या फिर हमारी जो मुद्रा है उसकी खरीद करने की, उसकी क्रय शक्ति कम हो गई है। खरीद करने की शक्ति कैसे समझ सकते हैं? हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जो चीज़ हमें पहले ₹100 में मिलती थी, मतलब ₹100 में मान लीजिए हमें 1 किलो प्रोडक्ट मिल जाता था, अब उसी ₹100 में हमें 800 ग्राम चीज़ ही मिलती है। तो इस स्थिति में जो ₹100 पहले 1 किलो काम करता था, अब सिर्फ़ 800 ग्राम ही काम कर रहा है। मतलब क्या है कि रुपए की क्रय शक्ति या किसी भी मुद्रा की, किसी भी देश में मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो गई है। तो महँगाई को 2 तरह से देख सकते हैं। एक तरफ हम कह सकते हैं कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं, या फिर दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं कि क्रय करने की शक्ति, हमारी मुद्रा की क्रय करने की शक्ति कम हो गई है। अब सवाल उठता है कि महँगाई क्यों बढ़ती है? महँगाई बढ़ने के कारण क्या हैं? तो सबसे पहला कारण जो है महँगाई बढ़ने का, वो है माँग जनित मुद्रास्फीति। मतलब यदि किसी बाज़ार में किसी प्रोडक्ट की या सभी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है वस्तुओं और सेवाओं की, तो डिमांड बढ़ने से क्या होता है, उसकी सप्लाई कम हो जाती है। मतलब डिमांड की तुलना में सप्लाई कम पड़ गई। तो जब भी आपूर्ति कम होती है और आपूर्ति से ज़्यादा माँग होती है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, ऐसी स्थिति में महँगाई हो सकती है। क्योंकि जब भी हम बाज़ार जाते हैं, मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में जितने भी लोग रहते हैं, उन्हें 100 किलो गेहूँ की ज़रूरत है, कुल मिलाकर 100 किलो गेहूँ की ज़रूरत है उनको। अब यदि 100 किलो गेहूँ बाज़ार में उपलब्ध है, तो सभी लोगों को गेहूँ मिल जाएगा, सभी लोगों की जितनी डिमांड है उतनी डिमांड फुलफ़िल हो जाएगी। तो जो कीमतें चल रही हैं उसी कीमतों पर गेहूँ बिकेगा। लेकिन यदि ऐसा सिनेरियो हो कि गेहूँ मौसम ख़राब होने के कारण फसल ख़राब हो जाए और 50 किलो गेहूँ का उत्पादन ही हो पाए किसी साल, तो ऐसे में क्या होगा कि डिमांड है 100 किलो की और बाज़ार में 50 किलो गेहूँ उपलब्ध है। सप्लाई कम है, 50 किलो की ही है और डिमांड है 100 किलो की। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब लोगों को पता चलेगा कि सप्लाई कम है, गेहूँ उपलब्ध नहीं है मार्केट में, ऐसी स्थिति में लोग गेहूँ को खरीदना, स्टॉक करना शुरू करेंगे। खरीदने के लिए ज़्यादा कीमतें तक देने के लिए तैयार हो जाएँगे, और जो ये ज़्यादा कीमतें देने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं, यही डिमांड महँगाई को बढ़ाती है और इससे महँगाई बढ़ती है। मतलब माँग महँगाई को बढ़ा सकती है। दूसरा कारण है, मतलब पहला कारण हो गया माँग। माँग के कारण डिमांड बढ़ रही है, इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब लागत जनित मुद्रास्फीति ऐसी स्थिति हो सकती है जहाँ पर किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने की लागत ही बढ़ जाए। लागत कैसे बढ़ सकती है? या तो कच्चे माल की कीमतें बढ़ सकती हैं, या फिर मज़दूरी की कीमतें बढ़ सकती हैं, मतलब मज़दूरी बढ़ाई जा सकती है, या फिर सप्लाई की कीमतें बढ़ सकती है। यदि इन फैक्टर्स की कीमतें बढ़ती हैं, इन फैक्टर्स की लागत बढ़ती है, तो इससे प्रोडक्ट की कीमत भी बढ़ेगी और इस बढ़ी हुई प्रोडक्ट की कीमत के कारण मुद्रास्फीति बाजार में दिखेगी। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को भी एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ती है, पेट्रोल या डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, तो ऐसे में परिवहन की लागत बढ़ जाती है और परिवहन की लागत जब बढ़ती है, तो प्रोडक्ट्स की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर किराया बढ़ जाता है, अक्सर सब्जियों का दाम बढ़ जाता है, अक्सर दूध का दाम बढ़ जाता है, जब भी पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ते हैं। और लोकल मार्केट में इस तरह की बातें करते हुए भी आपको लोग मिल जाएँगे। दुकानदार ये आपको बताते हैं कभी-कभार कि भाई साहब इतनी लागत बढ़ गई है, खर्चा बढ़ गया है, तो उसके चलते इस तरह की कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। तीसरा है वेतन मूल्य मुद्रास्फीति। इस प्रकार की मुद्रास्फीति में, इस प्रकार के इन्फ्लेशन में क्या होता है कि श्रमिक वर्ग, जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, सिर्फ मज़दूर ही नहीं, सारे एम्प्लॉइज़ जब भी अपने वेतन को बढ़ाने की माँग करते हैं, सैलरीज़ बढ़ाने की डिमांड करते हैं, मज़दूरी बढ़ाने की माँग करते हैं, और जब इनकी मज़दूरी बढ़ा दी जाती है, तो व्यवसायों के द्वारा, फैक्ट्री मालिक के द्वारा, कंपनियों के मालिकों के द्वारा अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें भी बढ़ा दी जाती हैं। और फिर ये बढ़ी हुई कीमतें बाज़ार में इन्फ्लेशन के रूप में सामने आती है।
जब बाजार में इन्फ्लेशन होती है तो एम्प्लॉइज़ को, लोगों को अपने जीवन यापन की लागत में दिक्कतें आती है और फिर से सैलरी बढ़ाने की मांग होती है और इस तरह से ये एक लूप जारी रहता है। एक तरफ मजदूरी बढ़ती है, सैलरीज बढ़ती है और दूसरी तरफ प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो एक प्रकार का चक्र इस तरह से चलता रहता है। तीसरे प्रकार की मुद्रास्फीति है मौद्रिक मुद्रास्फीति। ये वही चीज़ है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो करती है, ये वही चीज़ है। कभी-कभी क्या होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ब्याज की दर कम कर देती है। जब भी बैंक ब्याज दरों में कटौती करती है, इसका मतलब है कि लोन लेना सस्ता हो सकता है। लोन लेना सस्ता होता है, इसका मतलब है कि जितना भी अमाउंट लोन लिया जाता है, उस पर कम ब्याज दर के हिसाब से कम ब्याज बनेगा। इसका मतलब है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। चाहे लोन घर पर मिले, चाहे लोन गाड़ियों पर मिले, चाहे बिज़नेस लोन मिले, पर्सनल लोन मिले। यदि सस्ता लोन मिलता है, तो लोग ज़्यादा लोन लेते हैं, ज़्यादा कर्जा लेते हैं, उसे निवेश करते हैं, खर्च करते हैं, अपनी पसंद की चीज़ें खरीदते हैं और इससे बाज़ार में डिमांड बढ़ती है और जब भी बाज़ार में डिमांड बढ़ती है, तो बढ़ी हुई डिमांड से बाजार में इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो ये मौद्रिक मुद्रास्फीति है, मौद्रिक मॉनेटरी इन्फ्लेशन है। और चौथा प्रकार जो है वो है आपूर्ति संकट। जब भी बाजार में किसी चीज़ की आपूर्ति बाधित होती है, जब भी बाजार में आपूर्ति नहीं आ पाती किसी चीज़ की, कोई चीज़ अवेलेबल नहीं हो पाती, तो इसको लेकर भी महँगाई बढ़ती है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि जब 2022 में रूस-यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, उस समय तेल की कीमतें बढ़ी थी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूँ की कीमतें बढ़ गई थी। क्यों बढ़ गई थी? क्योंकि रूस और यूक्रेन से बड़े पैमाने पर गेहूँ और सनफ्लावर ऑयल और फर्टिलाइज़र्स का एक्सपोर्ट होता है और युद्ध के कारण ये सारी सप्लाईज़ बाधित हो गई थी और बाज़ार में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ गई थी। तो आपूर्ति श्रृंखला में या आपूर्ति में बाधा हो सकती है, प्राकृतिक कारणों से हो सकती है, जैसे मान लीजिए सप्लाई, गेहूँ की सप्लाई कब बाधित हो सकती है, जैसे खराब मौसम के कारण। यदि फसल का उत्पादन कम होता है, तो इससे भी सप्लाई बाधित हो सकती है। जैसे भू-राजनीतिक कारण, युद्ध के कारण भी सप्लाई बाज़ार में कम हो सकती है। और आखिरी है अंतर्निहित अपेक्षाएँ। मतलब क्या होता है कि अर्थव्यवस्था कैसे चलती है? मतलब लोग प्रोडक्शन क्यों करते हैं? लोग चीज़ें क्यों खरीदते हैं? लोग कमाते क्यों हैं? इसलिए कि भविष्य में आर्थिक ग्रोथ होगा। इस उम्मीद के साथ लोग काम करते हैं, इस उम्मीद के साथ लोग निवेश करते हैं, इस उम्मीद के साथ लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं और उन्हें उम्मीद होती है कि भविष्य में उनके प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ेंगी और जब लोगों को लगता है कि भविष्य में प्रोडक्ट कीमतें बढ़ेंगी, वे भी ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं और जब भी ये अनुमान होता है कि प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ सकती हैं, लोग उन चीज़ों को खरीदते हैं और इस तरह से जब भी मुद्रास्फीति बढ़ती है, इसका मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था चल रही है। इसलिए अर्थव्यवस्था में महँगाई का बढ़ना भी ज़रूरी है। तो ये रहे महँगाई के कारण। एक कारण है कि माँग में, डिमांड में बढ़ोतरी होने से ग्रो डिमांड के बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, तो इसे कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा हमने देखा था कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। लागत में वृद्धि होने से इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ जाती है। तीसरा था वेतन मूल्य मुद्रास्फीति, ये एक लूप था जिसमें एक तरफ सैलरीज़ बढ़ती हैं, एक तरफ वेतन बढ़ता है, मज़दूरी बढ़ती है और दूसरी तरफ प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ती है और इन्फ्लेशन बढ़ती है और ये एक चक्र के रूप में चलता रहता है। तीसरा है मौद्रिक मुद्रास्फीति, इसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, कोई सरकार या केंद्रीय बैंक जानबूझकर अर्थव्यवस्था में जब भी मंदी की स्थिति होती है, मंदी की स्थिति कब होती है? जब लोग ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे होते हैं, लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे होते हैं, बाज़ार में भी दुकानों पर बिक्री नहीं हो रही होती है। ऐसी स्थिति में सरकार अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ाने के लिए लोगों को प्रोत्साहन देती है। अभी सरकार हमारे यहाँ बाज़ार में डिमांड बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास कर रही थी, जैसा कि आपने देखा भी था। इसमें एक तो आयकर में सबसे पहले कटौती हुई थी, उसके बाद जीएसटी दरों में कटौती हुई है और आरबीआई समय-समय पर ब्याज दरों में कटौती या वृद्धि करता रहता है। जब भी ब्याज दरों में कटौती होती है, इसका मतलब है कि सस्ता लोन मिलेगा। जब भी सस्ता लोन मिलता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उधार लेते हैं और उधार लेते हैं, तो उसको बाज़ार में खर्च करते हैं या फिर निवेश करते हैं। निवेश करने का मतलब भी यही होता है कि बाज़ार में कुछ चीज़ों की खरीदारी हो रही है, या तो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है या फिर एम्प्लॉइज़ रखे जा रहे हैं या फिर मज़दूरी दी जा रही है। और जब भी बाज़ार में पैसा खर्च होता है, तो उससे डिमांड क्रिएट होती है। जब भी डिमांड क्रिएट होती है, तो डिमांड क्रिएट होने से इन्फ्लेशन बढ़ती है और यही होता है मौद्रिक मुद्रास्फीति। और चौथा था आपूर्ति संकट के कारण। जब भी आपूर्ति बाधित होती है, जैसा हमने देखा था कि युद्ध के कारण किसी देश में जैसे रूस में, यूक्रेन में युद्ध होने के कारण दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ी थी, दुनिया में गेहूँ की कीमतें बढ़ी थी, फर्टिलाइज़र्स की कीमतें बढ़ी थी। तो आपूर्ति संकट जहाँ पर भी होगा, अ, तो आपूर्ति संकट होने से सप्लाईज़ बाधित होती है, सप्लाई बाधित होने से डिमांड से कम यदि सप्लाई हो जाती है, तो इससे मुद्रास्फीति बढ़ती है। चौथा है कि एक इस तरह की उम्मीद होती है लोगों को, या लोग यदि इस तरह का अनुमान लगाते हैं कि कीमतें भविष्य में बढ़ सकती है, तो लोग उन चीज़ों को अधिक से अधिक खरीदना शुरू करते हैं और इससे भी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, इससे भी महँगाई बढ़ जाती है। इससे भी महँगाई बढ़ जाती है। अब सवाल है कि भारत में
मुद्रास्फीति को कैसे मापा जाता है, भारत में मापने के क्या-क्या तरीके हैं। तो भारत में मुद्रास्फीति को मापने के मुख्यतः 2 तरीके हैं। ऐसे और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन भारत में मुख्य 2 तरीके हैं जो हमें पढ़ना है। एक तो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और दूसरा है थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स हैं जिन्हें देखकर हम बता सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ रही है या महंगाई कम हो रही है। अब पहले देखते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या देखता है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कम हुई हैं या ज़्यादा हुई हैं। कम हुई है तो कितनी कम हुई है, और ज़्यादा हुई है तो कितनी ज़्यादा हुई है। अब यही बात तो डब्ल्यूपीआई भी देखता है। डब्ल्यूपीआई भी यही देखेगा कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ी हैं या कम हुई हैं। बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है, कम हुई है तो कितनी हुई है। लेकिन यहाँ पर दोनों में अंतर है, और मुख्य अंतर यही है कि ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये देखता है कि कंज्यूमर लेवल पर वस्तुओं और सेवाओं की कितनी कीमतें बढ़ी हैं या कितनी कीमत कम हुई है। ये जो मूल्य है, मतलब ये जो कीमत है, ये उपभोक्ता के द्वारा चुकाई जाती है, और जहाँ उपभोक्ता कीमत को चुकाता है वहाँ पर देखा जाता है सीपीआई को, वहाँ से कैलकुलेट किया जाता है सीपीआई। और वहीं पर ये जो डब्ल्यूपीआई है, डब्ल्यूपीआई देखता है थोक लेवल पर, मतलब बाजार में कंज्यूमर के लिए जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं उससे पहले देखता है डब्ल्यूपीआई की प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ी हैं या कम हुई हैं। सीपीआई में 4 प्रकार की और मुद्रास्फीति, मतलब अलग-अलग ग्रुप्स के लिए कैलकुलेट की जाती है। एक तो ये है औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, इसको कैलकुलेट किया जाता है लेबर ब्यूरो के द्वारा। एक है कृषि श्रमिकों के लिए सीपीआई, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चरल लेबर, इसको भी कैलकुलेट किया जाता है लेबर ब्यूरो के द्वारा। एक है ग्रामीण मजदूरों के लिए सीपीआई, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल लेवल या रूरल लेबर, इसको भी कैलकुलेट किया जाता है लेबर ब्यूरो के द्वारा। और चौथा है शहरी गैर शारीरिक कर्मचारियों के लिए सीपीआई, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज, इसको कैलकुलेट किया जाता है सीएसओ एमओएसपीआई, यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष है 2012, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति भी सीपीआई को देखकर यह देखती है कि अर्थव्यवस्था में महंगाई कितनी बढ़ी है, कितनी कम हुई है। मतलब सीपीआई का उपयोग किया जाता है एमपीसी के द्वारा। हालांकि हमेशा से सीपीआई का उपयोग नहीं किया जाता था, पहले डब्ल्यूपीआई का ही उपयोग करती थी। डब्ल्यूपीआई की रेंज सीपीआई से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि डब्ल्यूपीआई में सिर्फ वस्तुओं की कीमतें देखी जाती हैं, जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वस्तुओं और सेवाओं दोनों की कीमतें देखी जाती हैं। डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष भी है 2011-12, पहले 2004-5 था, 2017 में 2011-12 हो गया है। इसके अलावा एक और है विनिर्माण हेतु और निर्माता मूल्य सूचकांक। इसमें देखा जाता है कि प्रोड्यूसर के द्वारा जो वस्तुएं बनाई गई हैं उनकी कीमतों में कितना परिवर्तन हुआ है। हालांकि इसका कोई खास उपयोग नहीं किया जाता है, विनिर्माण क्षेत्र के लिए उपयोग किया जाता है। बाकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सीपीआई का उपयोग करती है, और होलसेल प्राइस इंडेक्स की रेंज बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा है, थोक लेवल पर इसकी गणना की जाती है, थोक लेवल पर इसको कैलकुलेट किया जाता है। सीपीआई में वस्तु और सेवा दोनों हैं, लेकिन डब्ल्यूपीआई में सिर्फ वस्तुएं हैं। यहाँ पर ये चीज़ें दी हुई हैं, ये लिस्ट है कि सीपीआई में यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या-क्या चीज़ें हैं। तो उसमें फूड और बिवरेज एक कैटेगरी है, और फ्यूल लाइट एक कैटेगरी है, हाउसिंग है, क्लोथिंग फुटवेयर है, और बाकी बची हुई चीज़ें हैं। तो अलग-अलग कैटेगरी में अलग-अलग चीज़ें हैं, जैसे कि ये अनाज है, दाल है, दूध है, ऑयल है, मीट है, सब्जियाँ हैं, फल, शुगर, ये सारी चीज़ें हैं। और अलग-अलग जो ग्रुप्स के लिए सीपीआई निकाला जाता है, उनका कितना वेटेज है यहाँ पर दिया हुआ है। हर चीज़ में सबसे ज़्यादा जो वेटेज है फूड, बिवरेज और टोबैको का है, लगभग इसका यहाँ पर 47, 60, 72, 70, और कुछ कैटेगरीज में कुछ वेटेज है ही नहीं, जैसे हाउसिंग का। इन 2 कैटेगरीज में, यानी कि एग्रीकल्चरल लेबर और रूरल लेबर में हाउसिंग का वेटेज नहीं दिया हुआ है। यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की वेबसाइट पर जाकर भी इसको देख सकते हैं। और ये है डब्ल्यूपीआई के लिए। यहाँ पर भी प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं, फ्यूल, पावर, लाइट और बाकी चीज़ें हैं, और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है। सवाल है कि महंगाई बढ़ेगी तो उसका प्रभाव क्या होगा। तो प्रभाव में ये तो है, सबसे पहला प्रभाव कि क्रय शक्ति में कमी होगी। हमारे पास, जैसे कि हमने बात की थी, मान लीजिए 100 रुपये है, पहले 1000 ग्राम चीज़ें आती थी, अब उसी 100 रुपये में 800 ग्राम चीज़ें आती है। इसका मतलब है कि रुपए की क्रय शक्ति कम हुई है,
हमारी मुद्रा की क्रय शक्ति कम हुई है, और जब हमारी मुद्रा की क्रय शक्ति कम होती है, इसका मतलब है कि हमारी भी क्रय शक्ति कम हुई है। तो क्रय शक्ति कम हो जाती है महंगाई बढ़ने के कारण। दूसरा है ब्याज दरें और निवेश पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। कैसे? जब भी किसी बाजार में महंगाई बढ़ती है, महंगाई का मतलब है कि मांग ज़्यादा है, और मांग ज़्यादा है मतलब लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, और लोगों से पैसा लेने के लिए बैंक क्या करते हैं, मतलब केंद्रीय बैंक क्या करते हैं, ब्याज दरें बढ़ाते हैं। ब्याज दरें बढ़ने से क्या होता है कि लोन लेना, उधार लेना महंगा होता है, उधार लेने की लागत बढ़ती है, और जब भी उधार लेने की लागत बढ़ती है, इसका मतलब होता है कि लोग अब ब्याज पर लोन लेने के लिए, ब्याज पर पैसा लेने के लिए हतोत्साहित होंगे, डिमांड को कम करेंगे। डिमांड कम होने से महंगाई कम होगी। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक्स, सभी देशों के सेंट्रल बैंक्स ऐसा ही करते हैं, ब्याज दरें बढ़ा देते हैं। इससे उधार लेने की लागत बढ़ती है, लोग उधार लेना कम करते हैं, और इससे निवेश गिरता है और आर्थिक विकास थोड़ा-सा धीमा पड़ता है। तीसरा प्रभाव है अनिश्चित योजना और चुनौतियाँ। मतलब जब भी अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही होती है, उस समय कोई भी डिसीज़न लेना ठीक नहीं होता। उस समय कोई भी डिसीज़न लेना ज़्यादा कठिन हो जाता है कि बढ़ती हुई महंगाई में बिज़नेस को लेकर, बढ़ती हुई महंगाई में खर्च को लेकर, बढ़ती हुई महंगाई में किसी भी प्रकार की योजना बनाना थोड़ा-सा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। मतलब स्थितियाँ, यदि अर्थव्यवस्था में स्थिति अगर स्थिर हो, धीमी गति से या एक स्थिर गति से धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था बढ़ती है, वो स्थिति सबसे ज़्यादा ठीक होती है। बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति बढ़ना, इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में कोई न कोई दिक्कत है, अर्थव्यवस्था में कोई न कोई खतरा तो है। चौथा प्रभाव ये हो सकता है कि जब भी अर्थव्यवस्था में महंगाई ज़्यादा बढ़ती है, इसका मतलब है कि मुद्रा की कीमतें बहुत ज़्यादा कम होती हैं। और जब मान लीजिए आपके पास ₹100 रखा है और महंगाई 10% बढ़ जाती है, इसका मतलब है कि आपके ₹100 की वैल्यू अब ₹100 की नहीं रही है। अब वैल्यू गिरने से बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे? जहाँ पर उन्हें लगता है कि उस सेक्टर में महंगाई का प्रभाव सबसे कम पड़ेगा, या वो सेक्टर जो महंगाई से ज़्यादा तेज़ी से गति करेगा, महंगाई से भी ज़्यादा तेज़ी से गति करेगा, ऐसे सेक्टर में लोग निवेश करना शुरू करते हैं। जैसे सोने में या रियल एस्टेट में लोग पैसा लगाते हैं, एक प्रकार की सट्टेबाज़ी करते हैं कि महंगाई से बचने के लिए कहाँ पर निवेश करें ताकि हमारे पैसे की वैल्यू को बचाया जा सके। तो इस तरह का व्यवहार भी लोग करते हैं। पाँचवा प्रभाव है सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी देखने को मिलता है। जब भी महंगाई बढ़ती है तो जनता में एक असंतोष होता है, विरोध प्रदर्शन होते हैं। कई बार सरकारें तक बदल जाती है बड़े पैमाने पर। हमने देखा है कि सरकारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं, कई सरकारें गिरी हैं, चुनाव हारे हैं। तो इस तरह के प्रभाव भी होते हैं महंगाई बढ़ने के कारण। अब सवाल है कि महंगाई को, मुद्रास्फीति को नियंत्रित कैसे किया जाए? इसके क्या तरीके हैं हमारे पास? तो महंगाई को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा काम जो करता है, वो है किसी भी देश का केंद्रीय बैंक, या भारत में जो है इसको लेकर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जिसमें सरकार के प्रतिनिधि भी हैं, आरबीआई के प्रतिनिधि भी हैं। लेकिन मुख्यतः इसका पूरा बर्डन, इसका पूरा दायित्व आरबीआई के ऊपर ही है, और आरबीआई मौद्रिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में धन आपूर्ति को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। सवाल है कि आरबीआई इसे किस तरह से करता है? तो आरबीआई जब भी मॉनेटरी पॉलिसी लाता है तो उसमें एक तो रेपो रेट, एमएसएफ, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और बॉन्ड, इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से आरबीआई अर्थव्यवस्था में पैसा बढ़ा भी सकता है और पैसा घटा भी सकता है। उदाहरण के लिए हमने देखा भी था, जैसे मान लीजिए ब्याज दरें बढ़ी, मतलब रेपो रेट बढ़ा, ब्याज दरें बढ़ी। ब्याज दरें बढ़ने से लोन लेना ज़्यादा महंगा हो जाता है। इससे लोग कम उधार लेते हैं, कम उधार लेते हैं तो कम डिमांड क्रिएट करते हैं, कम डिमांड क्रिएट करते हैं तो बाज़ार में कीमतें गिरती हैं। जब भी बाज़ार में डिमांड नहीं होती तो वस्तुओं की कीमतें गिरने लगती है, और जब भी प्रोडक्ट्स की कीमतें कम होती है, इसका मतलब है कि महंगाई कम होती है। तो ये पूरी श्रृंखला है, चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, और आरबीआई को पता है कि कहाँ से क्या करना है। इसके बाद भी यदि बाजार में महंगाई होती है तो उसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस और बॉन्ड के माध्यम से सख्त किया जा सकता है, लिक्विडिटी को कम किया जा सकता है। जैसे होता क्या है कि आरबीआई एक बॉन्ड जारी करती है। बॉन्ड यानी एक पेपर पर आरबीआई लिख कर देती है कि हम इस पेपर को आपको ₹100 में दे रहे हैं। जब भी आप इसको लेने आएँगे तो हम मान लीजिए इसको ₹105 देंगे। या फिर ऐसा भी होता है कि हम इसे ₹100 का पेपर है, हम इसको अभी 95 में दे रहे हैं। बाद में जब आप इसको हमें वापस करेंगे, जब हम वापस लेंगे तो इसे ₹100 आपको चुका देंगे इसके ऊपर। तो इस तरह से भी लोगों से पैसा लेने के लिए बॉन्ड में निवेश करवाती है और महंगाई को कंट्रोल करने का प्रयास करती है। दूसरा उपाय है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति में क्या होता है कि सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। जब बढ़ाना होता है तो बढ़ाती है, घटाना होता है तो घटाती है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे
कोरोना काल में जब कोरोना आया था, लॉकडाउन लगा था, तो लोग पैसा बचा रहे थे क्योंकि क्या पता कब पैसे की ज़रूरत लग जाए, कब इमरजेंसी की स्थिति बन जाए। क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा हेल्थ इमरजेंसी थी, लोगों को कभी भी बीमार पड़ रहे थे, अस्पताल जाना पड़ सकता था। तो ऐसी स्थिति में लोग फालतू चीज़ों पर खर्चा नहीं कर रहे थे, कोई कार नहीं ले रहा था, कोई घूमने नहीं जा रहा था, कोई सिनेमा घरों में नहीं जा रहा था, तो पैसे बच रहे थे और इससे बाज़ार में डिमांड बहुत ज़्यादा गिर गई थी। पूरी लिक्विडिटी लोगों ने अपने घर में जमा करके रखी थी। इसको बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही थी? लोगों को प्रोत्साहित कर रही थी, कम ब्याज पर पैसा दे रही थी या फिर करों में छूट दे रही थी या कर की टाइमिंग बढ़ा रही थी या फिर लोगों को फ्री में अनाज दे रही थी या फिर डायरेक्ट बेनिफिट्स दे रही थी। इस तरह के प्रावधान सरकार करती है और अभी भी सरकार जैसे आयकरों में कटौती की है, सरकार ने जीएसटी में कटौती की है, क्यों? डिमांड बढ़ाने के लिए की है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कर पाएँ। इस तरह की डिमांड कब बढ़ाई जाती है? जब बाज़ार में मंदी होती है, जब अर्थव्यवस्था में मंदी होती है, इसमें सरकार अर्थव्यवस्था में पैसा डालने की कोशिश करती है और जब भी बाज़ार में बहुत ज़्यादा महँगाई हो जाती है, इस स्थिति में सरकार और इस स्थिति में आरबीआई पैसा बाहर अर्थव्यवस्था से बाहर निकालने की कोशिश करती है। मौद्रिक नीति में आरबीआई पैसा किस तरह से निकालती है? ब्याज दरों को बढ़ाकर, एमएसएफ बढ़ाकर, बैंक रेट बढ़ाकर या कैश रिजर्व रेशो या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशंस के द्वारा या फिर बॉन्ड में निवेश करवाकर। ऐसे ही सरकार भी इस अर्थव्यवस्था में पैसे निकालने या डालने का काम करती रहती है। सरकार अधिकतर पैसा डालने का ही काम करती है और जब भी पैसा निकालना होता है तो वो सारी ज़िम्मेदारी अक्सर आरबीआई करती है। मतलब सरकार के ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं है। तीसरा होता है कि जब भी महँगाई बढ़ती है तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव जो दिखता है वो दिखता है खाने की कीमतों पर। जब भी महँगाई बढ़ती है मतलब बाकी चीज़ों की महँगाई सहन हो सकती है, लेकिन खाने-पीने की चीज़ों की महँगाई अक्सर सहन नहीं होती है और जब भी महँगाई बढ़ती है बाज़ार में खाने-पीने की चीज़ों की, तो इसके लिए लोगों की नाराज़गी सरकार को झेलनी पड़ती है। तो इसके लिए सरकार खाद्यान्न की आपूर्ति और कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश करती है। इसके लिए एमएसपी भी है और इसके लिए पीडीएस सिस्टम भी है जो काम करते हैं, लोगों तक खाना पहुँचाने का काम करते हैं। एक तरफ एमएसपी देकर सरकार खरीद करती है अनाज की, दालों की और दूसरी तरफ पीडीएस के माध्यम से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से लोगों को अनाज बाँटती है। अगला उपाय है सरकार समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदती है, ज़रूरी स्टॉक बनाकर रखती है, इमरजेंसी के लिए स्टॉक बनाकर रखती है। इससे क्या होता है कि जब भी बाज़ार में बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की स्थिति होती है, तो सरकार इस स्थिति को कंट्रोल कर सकती है। एक और तरीका है व्यापार नीतियों का प्रबंधन करना। जैसे क्या होता है कभी-कभी भारत में मान लीजिए या किसी भी देश में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मान लीजिए प्याज की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इस स्थिति में सरकार प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा सकती है या फिर बाहर से प्याज का आयात कर लेती है। ऐसे में क्या होता है कि सप्लाई और डिमांड का संतुलन करने की कोशिश की जाती है और संतुलन बिठाया जाता है या तो निर्यात को रोककर या फिर आयात को बढ़ाकर। इस तरह के फैसले सरकार लेती है। अक्सर आपने देखा होगा कि सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया या फिर सरकार ने गेहूँ के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इस तरह के काम सरकार करती है। और भी कई तरीके हैं जैसे कि जमाखोरी को रोकने का प्रयास किया जाता है, इसके लिए कानून भी है, आवश्यक वस्तु अधिनियम। दूसरा विनिमय दर प्रबंधन भी करता है। होता क्या है, हमें यदि बाहर से कोई चीज़ बुलानी होती है मतलब जब भी कोई कंपनी मान लीजिए कोई चीज़ इम्पोर्ट कर रही है, तो उसे तो डॉलर में पैसा चुकाना है और यदि डॉलर महँगा है रुपए की तुलना में, तो उसे ज़्यादा रुपए चुकाने पड़ेंगे डॉलर को खरीदने के लिए। मतलब सबसे पहले कंपनी को डॉलर खरीदना होगा, फिर उस खरीदे हुए डॉलर को इम्पोर्ट के लिए चुकाना होगा। तो डॉलर से ही इम्पोर्ट होगा। तो यदि डॉलर महँगा मिलेगा तो ज़्यादा रुपए चुकाने होंगे, ज़्यादा रुपए चुकाने होंगे इसका मतलब है कि ज़्यादा लागत होगी उस प्रोडक्ट या वो सर्विस की। यदि उस प्रोडक्ट और सर्विस की ज़्यादा लागत होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी और इसे कंट्रोल करने के लिए सरकार कभी-कभी बाज़ार से सरकार की तरफ से सेंट्रल बैंक डॉलर खरीदने का और बेचने का काम करती है। जब भी बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ जाती है डॉलर की, रुपए की तुलना में, तो सेंट्रल बैंक अर्थव्यवस्था में डॉलर बेचती है ताकि डॉलर की कीमतें कुछ हद तक कम हो सकें। और भी दूसरी योजनाएँ भी चलाती है सरकार, जैसे लोगों के खाते में पैसा डालना या लोगों को बचत के लिए प्रोत्साहित करना, बचत को सुधार करना। इस तरह से काम करती है और इससे महँगाई कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो महँगाई को कंट्रोल किया जाता है एक तो मॉनेटरी पॉलिसी से, राजकोषीय नीति से, खाद्य मूल्यों का प्रबंधन करके, बफर स्टॉक करके, आयात निर्यात को कंट्रोल करके और जमाखोरी को रोककर, और ये सारे उपाय करती है ताकि महँगाई को नियंत्रित किया जा सके। तो ये था महँगाई का पूरा हिसाब-किताब। क्या होती है महँगाई? तो महँगाई मतलब किसी अर्थव्यवस्था में, किसी बाज़ार में या तो सभी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है या कुछ वस्तुओं में या कुछ सर्विसेज़ में कीमतों में वृद्धि हो सकती है। इसको हम कहेंगे महँगाई। 1 साल की महँगाई, 1 महीने की महँगाई, 1 दशक की महँगाई, 6 महीने की महँगाई, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 साल पहले क्या कीमतें थी और अब क्या कीमतें हैं, इस आधार पर, या फिर 1 महीने पहले क्या कीमत थी और अब क्या कीमतें हैं, इस आधार पर हम महँगाई को नापते रहते हैं, कैलकुलेट करते रहते हैं। भारत में महँगाई को कैलकुलेट करने के लिए जो उपाय हैं, जो तरीके हैं, वो है सीपीआई, डब्ल्यूपीआई। सीपीआई
कंज्यूमर लेवल पर कैलकुलेट करती है और WPI थोक लेवल पर कैलकुलेट करती है। CPI में वस्तु सेवा दोनों है, WPI में सिर्फ वस्तुएं हैं। आधार वर्ष 2012, 2011-12 दोनों का ही है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी CPI का उपयोग करती है, WPI का उपयोग नहीं करती है। CPI को कैलकुलेट किया जाता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा, और WPI को कैलकुलेट किया जाता है इकोनॉमिक एडवाइजर DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज, डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। प्रभाव क्या हो सकते हैं? प्रभाव होता है जब भी महंगाई बढ़ती है तो उसके प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि करेंसी की क्रय शक्ति में कमी हो जाती है, ब्याज दरें बढ़ानी पड़ती है केंद्रीय बैंकों को, जिससे निवेश गिरता है, जिससे आर्थिक गतिविधियां थोड़ी सी धीमी पड़ जाती हैं। निश्चित योजना बनाना महंगा पड़ जाता है, मतलब कठिन हो जाता है। लोग अक्सर इसे बचने के लिए, महंगाई के प्रभाव कम करने का अक्सर दूसरे उपाय ढूंढने का प्रयास करते हैं, और इसके राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव भी होते हैं, हो सकते हैं। फिर इसे नियंत्रित करने का काम सेंट्रल बैंक्स करती हैं अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज़ के द्वारा। राजकोषीय नीति के द्वारा भी महंगाई को नियंत्रित या महंगाई को बढ़ाने घटाने का काम किया जाता है। खाद्य मूल्य प्रबंधन किया जाता है ताकि कीमतों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी ना हो सके, क्योंकि खाने की कीमतें अक्सर सीधे तौर पर कंज्यूमर को, सीधे तौर पर आम लोगों को प्रभावित करती है। बफर स्टॉक बनाए जाते हैं। व्यापार नीतियों मतलब आयात निर्यात को कंट्रोल किया जाता है, बढ़ाया घटाया जाता है। जमाखोरी को रोका जाता है, विनिमय दर का प्रबंधन किया जाता है, और वित्तीय समावेशन योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जाती है। क्या क्या कारण हैं? कारण है एक तो मांग का बढ़ना, मतलब डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पोस्ट इन्फ्लेशन मतलब लागत का बढ़ना, वेतन मूल्य मुद्रास्फीति में एक चक्र होता है जिसमें एक तरफ वेतन बढ़ता है, दूसरी तरफ मुद्रास्फीति यानी महंगाई बढ़ती है। मौद्रिक मुद्रास्फीति भी होती है, और आपूर्ति संकट के कारण भी महंगाई बढ़ जाती है। जब भी हम देखते हैं कि आपूर्ति श्रृंखला में यदि व्यवधान है, आपूर्ति बाधित होती है, आपूर्ति समय पर नहीं होती या कम मात्रा में होती है, उस स्थिति में भी महंगाई बढ़ जाती है।